पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कौन कौन सी मेन क्रॉप्स हैं इंडिया में। एक तो रबी क्रॉप्स और दूसरी हम लोगों ने खरीफ की क्रॉप्स पढ़ा था और वैरायटीज़ इनकी देख ली थी। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली हम लोग प्लांट्स या एनिमल्स से कौन से फूड्स ले रहे हैं और किस फॉर्म में लेते हैं। जैसे एनिमल्स से मीट, एग, मिल्क और हनी है। इसके अलावा भी वैरायटी ऑफ फूड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमको फ्रूट है, वेजिटेबल है, स्पाइसेस है, ग्रेन, सीड एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब क्या हमारे पास प्लानिंग है, क्या हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं प्लांट वैरायटीज़ को, इसके अलावा उनकी क्वालिटी को, ठीक है, के प्रोडक्शंस को, और कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, कभी कोई डिज़ीज़ हो जाती है प्लांट को, तो इन सब से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे अलग अलग हेडिंग्स में। तो एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। तो इंडिया में अगर हम देखें, इन इंडिया फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ था। कब से कब? 1952 से 2010 के बीच में 4 टाइम इंक्रीज़ किया था, जबकि लैंड एरिया सिर्फ 25% इंक्रीज़ करता है। ठीक है, कल्टिवेबल जो लैंड एरिया है जहाँ पे खेती की जा रही है। तो मेजर एक्टिविटीज़ क्या थी उस टाइम पे? मेजर एक्टिविटीज़ क्या थी? पहली है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किया गया, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट किया गया, और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया गया। यानी वैरायटी को इंक्रीज़ किया गया, डिफरेंट वैरायटीज़ प्रोड्यूस की गई, और प्रोडक्शन यील्ड जो है वो बढ़ा दी गई। इसके अलावा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैनेज भी करना ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कैसे की? मेन फैक्टर विच हेल्प इज़ टू इम्प्रूव क्रॉप वैरायटीज़ आर यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़। अच्छे किस्म की वैरायटीज़ लेनी थी कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, इसको हम लोग शॉर्ट में HYVB कहते हैं। इसके अलावा डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ ऑफ प्लांट, ऐसे प्लांट वैरायटीज़ का यूज़ करना जो अपने आप को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ के इन्फेक्शन से बचा लें, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो। इसके अलावा हमको ऐसी वैरायटीज़ यूज़ करना था जिनमें एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस पाया जाता हो। मतलब एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? हाई टेम्परेचर से अपने आप को बचा लें, सैलिनिटी से बचा लें, ड्रॉट वाली कंडीशन से अपने आप को बचा लें। नेक्स्ट, उनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम से कम हो, कि ऐसी क्रॉप्स को हम लोग इस्तेमाल करें जिनका मैच्योरिटी टाइम कम से कम हो। इसके अलावा डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हों, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइट हो प्लांट की, और में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो। अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ब्रांचिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा लीफ होगी। तो ये फूडर क्रॉप्स के केस में किया जा सकता है। ऐसी क्रॉप जिनको हम लोग चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने लाइव स्टॉक के लिए या कैटल्स के लिए। इसके अलावा वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब हम ऐसी वैरायटीज़ का प्रोडक्शन करें, इम्प्रूवमेंट करें जो डिफरेंट एरियाज़ में ग्रोथ कर सकें अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर वो पंजाब में ग्रोथ कर रही है तो वो यूपी में ग्रोथ ना कर सके, और अगर यूपी में ग्रोथ कर रही है तो पता चला महाराष्ट्र में ग्रोथ ना कर सके। तो हम ऐसी वैरायटीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, डिफरेंट एरियाज़ में ग्रोथ कर सकें। तो प्रोडक्शन क्या होगा? हर जगह बढ़ जाएगा। किसी एक जगह लिमिटेड प्रोडक्शन तो होगा कि नहीं, कि भाई उत्तर प्रदेश में ही प्रोडक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर प्लांट का और किसी दूसरे रीजन में इंडिया के नहीं हो रहा है या वर्ल्ड में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो अब इसमें क्या करें? इन इंडिया प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स, नेमली नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तो 3 कंडीशन दी जा रही है: नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट। तो नो कॉस्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के अगर प्रोडक्शन हो जा रहा है। मतलब आपने मार्केट से आम खरीदा, आम खाया, गुठली को लगा दिया, उसके बीज को लगा दिया, वो प्लांट अपने आप ग्रोथ कर गया, आपके घर पे या घर के आसपास कहीं ग्रोथ कर गया और वहाँ से आम का प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ? नो कॉस्ट प्रोडक्शन हुआ। आप आम खाने के लिए लाए थे, जो बीज बचा उसको आपने क्या किया? ज़मीन में लगा दिया, और एक 20 साल बाद, 15 साल बाद क्या हुआ? वहाँ पे प्लांट बन गया। दूसरा क्या है? लो कॉस्ट प्रोडक्शन। आप सेम आम को लाते हो, खाते हो, बीज लगाते हो और समय समय पर उस पर पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो,
ठीक है। और खाद के तौर पे जो घर पे बची हुई सब्जियां हैं या तो काउडंग आप ले लेते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, प्लांट अपने आप ग्रोथ कर रहा है और आपको कल को आम मिलता है। कल को मतलब कहने का मतलब कल ही नहीं, आज लगा रहे हो कल नहीं मिलेगा, 10 साल 15 साल बाद जब उसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो आ जाएगा लो कॉस्ट प्रोडक्शन में। हाई कॉस्ट प्रोडक्शन क्या है, आप यहाँ पर प्रॉपर क्रॉप सीड लगाते हो, फिर उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र्स लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आप मैन वर्क कर रहे हैं, किसी इंसान को रख रहे हैं, किसी लेबर को रख रहे हैं कि वो उसकी पूरी देखभाल करे, है ना, ये मैन वर्क में आ जाएगा। इसके अलावा आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तो इंडिया में फार्मर्स या पूरी दुनिया की बात करें तो सारे फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं है कि सब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो हमारा जो एम यहाँ पर इन दोनों पे होना चाहिए, नो कॉस्ट प्रोडक्शन पे या लो कॉस्ट प्रोडक्शन पे, राइट। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे हमको ज़रूरत होती है उसी तरह प्लांट को भी ज़रूरत होती है। प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एयर से, वाटर से और सॉइल से। एयर से क्या क्या मिल जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। उसी तरह से वाटर से क्या मिल जाता है प्लांट को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिल जाती है भाई, H2O के फॉर्म में, राइट। लेकिन इसके अलावा जो 30 न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो मिलते हैं सॉइल से। तो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए, 16, जिनमें से 3 जो हैं हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से आ जा रहे हैं, एयर से और वाटर से, ठीक है। वहीं 13 जो बच रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सॉइल से। इन न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए प्लांट को। कौन कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स आएंगे जो कम अमाउंट में चाहिए, जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो, मैक्रो जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अब इसके आगे आते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद। तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई का बढ़ा कैसे सकते हैं, मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल फर्टिलाइज़र्स। हालांकि फर्टिलाइज़र बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आज किया भी जा रहा है बहुत ज़्यादा। मैन्योर पे आते हैं, व्हाट इज़ द मैन्योर। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीटा सच एज द डंग, काउ डंग या कैटल डंग जो है उसका इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसे हिंदी में खाद हम लोग कहते हैं, बनाया जा सकता है। मैन्योर इंक्रीज कर देती है किसे, सॉइल की फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। मैन्योर की 2 कैटेगरी है, एक है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट और नेक्स्ट कैटेगरी आती है ग्रीन मैन्योर। तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में अंतर क्या है, अगर प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं एक गड्ढे में, पिट मतलब यहाँ पर क्या है, गड्ढा है, एक हम गड्ढा बना लेते हैं ज़मीन में और वहाँ पे सारे वेस्ट को भर देते हैं और फिर ऊपर से कवर कर देते हैं। तो कुछ समय के बाद ये क्या होगा, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर इसी में अर्थवॉर्म को हम लगा दें, ठीक है, इसी में अर्थवॉर्म को भी हम इंट्रोड्यूस कर दें, तो अब इसे क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करेगा, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को बढ़ा देगा। तो जो कंपोस्ट बनेगा उसे क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट। तो हमने क्या लिया, प्लांट्स, एनिमल्स वेस्ट और अर्थवॉर्म ले लिया। अब जो कंपोस्ट बना उसे क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट। ग्रीन मैन्योर क्या है, बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स, सन, हेम्प एंड ग्वार आर ग्रोन इन द फील्ड, देन दे मल्च्ड बोलिए एंड प्लग टू फॉर्म ग्रीन मैन्योर, दस इंक्रीज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन द फील्ड। अगर आपको सपोज कीजिए क्रॉपिंग करना है, आप फील्ड में क्रॉप लगाना चाहते हैं, तो उसके पहले क्या कि कुछ और प्लांट को ग्रोथ करा दीजिए, जैसे सनहेम को लगा दीजिए, ग्वार को लगा दीजिए और फिर इनको क्या कीजिए, यहीं पे मुल्च कर दीजिए, यानी एक तरह से मिक्सिंग कर दीजिए सॉइल में। तो ये काम करेंगे किसका, ग्रीन मैन्योर का, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। क्या क्या यहाँ बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। तो दे आर प्रोड्यूस कमर्शियली, ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं लार्ज अमाउंट में, जैसे यूरिया, नाम सुना होगा फर्टिलाइज़र के तौर पे, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं।
केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये महंगे होते हैं, इनको ख़रीदना पड़ता है और सारे ही किसान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ख़रीद लें, तो ये प्रोडक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका बैड इफेक्ट भी होता है, जैसे दे डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इनका तो सॉइल फर्टिलिटी को घटा देंगे। वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे, भाई बारिश होगी तो पानी के साथ बहते हुए तालाब में या रिवर में ये ज़मीन के अंदर भी जा सकते हैं ये केमिकल्स, तो वहाँ पे वाटर पोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स बॉडी में एंटर कर सकते हैं थ्रू द फूड चेन। भाई सॉइल पे फेंका जाएगा या प्लांट पे स्प्रे किया जाएगा तो प्लांट बॉडी से हमारी बॉडी में आ सकता है या दूसरे एनिमल्स में आ सकता है जिसे हम खा रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर में आल्सो इफेक्ट द प्लांट प्रोडक्शन। ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है तो प्लांट का प्रोडक्शन भी क्या होगा, घट जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसमें ये बोला जाता है कि मिनिमम यूज़ किया जाना है या नहीं यूज़ करना है हमें, किसका, फर्टिलाइज़र का, हर्बिसाइड्स का या पेस्टिसाइड्स का, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ऑर्गेनिक मैन्योर का, जैसे कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा रिसाइकिल्ड फार्म वेस्ट जैसे स्ट्रॉ हो गया, लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा हो गया, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यूज़ ऑफ बायो एजेंट एज अ बायो फर्टिलाइज़र, कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब आप यहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसको आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको अगर आप फील्ड में स्प्रे कर दें, फैला दें, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं एक ब्लू ग्रीन एल्गी का जिसका नाम है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या करता है, क्रॉप फील्ड जैसे राइस फील्ड की बात करें तो वहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज़ कर देता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पर। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे आप नीम की पत्तियों को या टर्मरिक की पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं जब ग्रेन का स्टोरेज करना हो, तो केमिकल पेस्टिसाइड्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यूज़ ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसे इंटर क्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई आपने चने का प्लांट लगा दिया, सपोज़ कीजिए आपने ग्राम लगा दिया, अब क्या करते हैं इसी के साथ हम वीट को भी लगा दें, तो एक ही समय में आपको 2 क्रॉप मिल जाएगी और जो पैथोजन है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई टू द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो जो आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप हैं उनको प्रॉपर वाटर सप्लाई देने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन, हिंदी में हम सिंचाई कह सकते हैं। मेथड कौन कौन से हैं, कुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ ऑफ वेल्स जैसे डग वेल्स हो सकते हैं या ट्यूबवेल हो सकते हैं। आजकल ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, डग वेल तो अब जो नेचुरल आप कुएँ कह सकते हैं कि गाँव वगैरह में पहले मिलते थे वो तो अब कम मिलते हैं, ज़्यादातर ट्यूबवेल जो मशीन के थ्रू पानी निकाला जाता है ज़मीन में से, ये ट्यूबवेल आ जाएगा। इसके अलावा नहर बनाई जा सकती है जिनको हम लोग कैनाल्स कहते हैं, तो रिवर से नहर बना के उसमें पानी लाया जाता है और पानी को सप्लाई किया जाता है क्रॉप फील्ड्स में। रिवर लिफ्ट सिस्टम, जहाँ पे कैनाल सप्लाई नहीं हो सकती है वहाँ पे हम लोग रिवर लिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस यानी कि जहाँ नदी बह रही है, हमारी रिवर बह रही है, उसके आसपास खेत लगा सकते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम में ये हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ वाटर डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर टू सप्लाई द फील्ड। नेक्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, ये मॉडर्न मेथड है जहाँ पे वाटर को रिचार्ज किया जाता है फॉर द इरिगेशन प्रैक्टिसेस। इसमें छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है और फिर इस स्टोर वाटर को क्रॉपिंग के लिए या इरिगेशन के लिए हम कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन सी हो सकती है, जैसे ऊपर हम लोगों ने नाम पढ़ा था उसमें पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन सेम एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, एक ही एग्रीकल्चरल लैंड पे आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को एक ही समय में ग्रो करा सकते हैं। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए वीट और ग्राम को एक साथ ग्रोथ करा लिए, वीट और मस्टर्ड को, सरसों को, इसी तरह से ग्राउंड नट यानी मूंगफली और सनफ्लावर को एक ही फील्ड में आप ग्रोथ करा सकते हैं।
इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप्स इन डिफिनेट पैटर्न और डिफरेंट रोज। मतलब कहने का ये हमारा फील्ड है, तो अब एक लाइन में हमने लगा दिया, सपोज कीजिए सोयाबीन, यहाँ पे सोयाबीन लगा दिया, ठीक है। अब उसके पास क्या करते हैं हम, यहाँ पे मेज़ लगा देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सोयाबीन लगा देते हैं। तो ये क्या है? इंटरक्रॉपिंग मेथड है। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो सेम फील्ड है, यहाँ पे एक सीज़न में मान लीजिए हमने मस्टर्ड ग्रोथ करा लिया। अब मस्टर्ड ग्रोथ जब करा लिया, इसकी कटाई होगी, तो अगले सीज़न में हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे सनफ्लावर लगा सकते हैं या कोई और क्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं बिना अपने प्लांट को इन्फेक्शन कराए हुए, यानी कि इन्फेक्शन उनको नहीं हो सकता है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तो क्रॉप जो हमारी तैयार हो गई उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो पहला काम है हमको अनवांटेड वीड्स। अनवांटेड वीड्स क्या होते हैं? दीज आर द प्लांट्स जो कि हमारी मेन क्रॉप के आसपास घास की तरह से ग्रोथ कर जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे नाम हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ज़ैंथियम है, पार्थीनियम है जिसे गाजर घास कहा जाता है, सैप्रिनस है। तो इनको ग्रोथ होने से रोकने का तरीका ये है कि हम वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करें, वीडीसाइड्स, या इनको हम लोग हर्बीसाइड्स भी कहते हैं, हर्बीसाइड्स। तो वीड्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ आवर क्रॉप्स बाई कम्पीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। भाई जाहिर सी बात है, अगर उसी लैंड में ये ग्रोथ कर रहे हैं, उसी लैंड में अगर ये ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के लिए झगड़ा करेंगे मेन प्लांट के साथ, सनलाइट के लिए। तो मेन प्लांट को, जो हमारा क्रॉप है, उसको तो सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो जब कम चीज़ें मिलेंगी तो कम ग्रोथ होगा और प्रोडक्शन क्या होगा, घट जाएगा। इनको इसलिए रिमूव कर देना चाहिए क्रॉप फील्ड से कम्प्लीटली, ताकि हमारा मेन क्रॉप ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट, जैसे ग्रास होपर की बात करें, जिसको हम लोग हिंदी में टिड्डा कहते हैं, निमेटोड्स हैं, ये हमारे रूट, स्टेम और लीव्स, जो हमारी प्लांट या क्रॉप्स की रूट, स्टेम, लीव्स है, उसको कट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे प्रोडक्शन क्या होगा, घट जाएगा। अब इनको हम बायोपेस्टिसाइड्स, जैसे कि नीम हम लोगों ने पढ़ा था अभी, इसके अलावा टर्मेरिक, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ और इंसेक्ट आते हैं जो इन इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हर्बिसाइड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि ये सभी हमारे प्लांट को तो बचाते हैं, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी को और पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। तो हमको जो भी मेथड यहाँ पे यूज़ करने हैं, सभी के सभी कैसे होने चाहिए, इको फ्रेंडली होने चाहिए। क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, डीप समर प्लगिंग, ये सभी इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि इंसेक्ट या पैथोजन से हमारे प्लांट को और हमारे सीड्स को बचा सकता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन कैसे करें? तो जब आप फसल की कटाई कर लेते हैं, आपका अनाज तैयार हो गया, अब लाके आपने रख दिया अपने वेयर हाउस में या अपने घरों पे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, फंगस का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, या हाई टेम्परेचर हो सकता है, बारिश हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है, चूहे खा जाते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, ये दोनों डैमेज कर सकते हैं हमारे ग्रेन्स को। अब प्रिवेंशन कैसे करें? स्टोर करने से पहले उनकी क्लीनिंग कर लें, सफाई कर लें। अगर उसमें कोई फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या इंसेक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा पूरी तरह से उनको सुखा लें, पहले सनलाइट में, फिर क्या करते हैं, शेड में। इसके अलावा फ्यूमिगेशन दे, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल का हम धुआं दे सकते हैं। फ्यूमिगेशन मीन्स होता है धुआं देना, फ्यूम देना, जिससे हमारा सीड्स क्या होगा, बचा रहेगा। तो ये हम लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है आज इस टॉपिक को। इसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल प्रोडक्शन को कवर करेंगे।